तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है अपना इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ a circular coil. Intensity of magnetic field at center of circular coil. तो वैसे तो बच्चों ये पूरा फुल डेरिवेशन डिराइव करवाया जाता है, पर ये आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर में है आगे। यहाँ तो मैं केवल आपको फॉर्मूला बताऊंगा क्योंकि अपन उसका यूज करने वाले हैं। तो जब यदि कोई कॉइल है, सर्कुलर कॉइल है, और इस सर्कुलर कॉइल से यदि हम करंट फ्लो करवाएं तो प्रैक्टिकली देखा गया है इस कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। मतलब ये कह सकते हो मैग्नेट प्रोड्यूस हो जाता है। इनविजिबल मैग्नेट दिखता नहीं है, इनविजिबल मतलब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। और यहां पर आप ऐसा कह सकते हो जैसे एक मैग्नेट बन रहा हो जिसका एक साइड नॉर्थ और एक साइड क्या हो, साउथ। तो कभी बच्चों यदि आपके पास में कोई सर्कुलर रिंग है और आप उसको देखिए यदि करंट ऐसा फ्लो कर रहा है और यहां से यदि आप देखेंगे एक एंड से, और बाय द वे वो आपको दिखाई दे रहा है क्लॉकवाइज, जैसे यहाँ पर करंट ऐसा है क्लॉकवाइज। उसी को जब आप दूसरे एंड से देखेंगे, देखिए करंट वैसे ही फ्लो कर रहा है, दूसरे एंड से देखेंगे तो वही आपको दिखाई देगा एंटी क्लॉकवाइज। तो जिस साइड से आप देखते हैं और करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, करंट कॉइल में जो फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, वो साइड पर एक्चुअली में बनता है नॉर्थ पोल। और जो अपोजिट साइड से जिस तरफ आप देखते हैं और उसमें करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज दिख रहा है, उस साइड पर बनता है साउथ पोल। ऐसा प्रैक्टिकली देखा गया है। सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है और इस मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होती है बच्चों, वो होती है D = μ0/4 पाई 2 पाई Ni/r। इस कॉइल के सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो होती है μ0/4 पाई into 2 पाई Ni/r। n है बच्चों नंबर ऑफ टर्न्स इन सर्कुलर कॉइल, I है करंट थ्रू कॉइल और r है रेडियस ऑफ सर्कुलर कॉइल। अब ये फॉर्मूला कैसे डेराइव हुआ ये अपन नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में, पर अभी मुझे ये बताना जरूरी था। और यहाँ पर जो मैग्नेट बन रहा है उसका मैग्नेटिक मोमेंट होता है m = n × I × a, n × I × a। यहाँ पर मैं आपको समझा ही रहा हूं, n का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स इन सर्कुलर कॉइल, I करंट थ्रू कॉइल और r रेडियस ऑफ सर्कुलर कॉइल, और a मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सर्कुलर कॉइल मतलब πr²। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर एक्चुअली में टेंजेंट लॉ पर वर्क करता है और इसकी हेल्प से अपन करंट मेजर करते हैं, इसलिए अपन इसको बोलते हैं टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। तो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर टेंजेंट गैल्वेनोमीटर
ये तो गैल्वेनोमीटर होता है, ये इस तरीके का एक इंस्ट्रूमेंट है, डिवाइस है, इसको बोलते हैं बच्चों टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। इसमें जो वर्टिकल फ्रेम दिख रहा है ना, ये वर्टिकल फ्रेम जो होता है इसमें 3 कॉइल्स माउंटेड रहती हैं, एक 2 टर्न्स की, एक 50 टर्न्स की और एक 500 टर्न्स की, 3 कॉइल होती हैं जो एक ही थोड़ा सा ये वाइट ऐसा फ्रेम होता है उस पर बाउंडेड रहती है। वायर्स को एक दूसरे से सेपरेट रखते हैं वार्निश के थ्रू। जैसे आप लोगों ने प्रैक्टिकली देखा होगा, फैन की वाइंडिंग होती है तो फैन में वो वायर बहुत क्लोज रहते हैं, कॉपर एक दूसरे को टच करते रहते हैं, फिर भी शॉर्ट सर्किट नहीं होता क्योंकि जो वायर है उसके ऊपर कोटिंग रहती है वार्निश की। वायर जो वार्निश है वो इंसुलेटर होता है, तो यदि वो वायर वार्निश की वजह से, क्योंकि वहां करंट तो फ्लो करता है बट शॉर्ट सर्किट नहीं होता है। अभी जो फर्स्ट स्क्रू है तो यहाँ इंटरनली ये दिखता नहीं है आपको, एक वायर होता है इंटरनली, ये कॉइल के एक एंड जो रहता है वो इस फर्स्ट स्क्रू से रहता है और फिर इस तरीके से 1 2 टर्न होने के बाद में सेकंड एंड सेकंड स्क्रू से कनेक्ट रहता है। ऐसी 50 टर्न्स वाली कॉइल होती है, उसका एक एंड सेकंड स्क्रू से रहता है और एक एंड थर्ड से 50 टर्न्स, और फिर यहाँ पर ऐसे 500 टर्न्स वाली जो कॉइल है उसका एक एंड थर्ड स्क्रू से रहता है कनेक्ट और 500 टर्न्स होते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पर लास्ट से फर्स्ट 2 स्क्रू के बीच में लिखा रहता है 2, यहाँ पर 2 लिखा रहता है, यहाँ 50 और यहाँ 500। इसका मतलब इन दोनों स्क्रू के बीच में यदि आपने कनेक्शन किया तो मतलब कौन सी कॉइल कनेक्शन में जाएगी, 2 टर्न्स। फिर से मैं क्या कह रहा हूँ समझिए, ये जो वायर है इसमें से करंट जा रहा है, अब इस करंट को आपको मेजर करना है तो आप इस वायर को थोड़ा सा कट कर दीजिए, 2 एंड निकलेंगे, एक एंड को आप यहाँ कनेक्ट कर दीजिए और एक एंड को यहाँ पर, तो करंट जो यहाँ से होकर जाएगा फर्स्ट स्क्रू से होते हुए 2 टर्न्स वाली कॉइल से जाएगा और सेकंड एंड से सेकंड स्क्रू से निकलता हुआ ऐसा आगे चला जाएगा। इसका मतलब है कि करंट के सर्किट पे आपने कौन सी कॉइल डाल दी है, 2 टर्न्स वाली कॉइल। पर इन्हीं वायर्स को यदि आपने सेकंड और थर्ड स्क्रू के बीच में कनेक्ट कर दिया होता तो करंट आता और कौन सी कॉइल से होके जाता, 50 टर्न्स वाली कॉइल से, उससे होके जाता और फिर दूसरे एंड से जब निकलता तो ऐसे निकलकर फिर ऐसे अपने आगे चला जाता। मतलब सर्किट के बीच में आपने किस कॉइल को इंट्रोड्यूस कर दिया, 50 टर्न्स वाली कॉइल को, और यदि यही वायर्स को आपने थर्ड और फोर्थ स्क्रू के बीच में कनेक्ट किया होता तो करंट आता, थर्ड स्क्रू से एंटर होता, 500 टर्न्स पूरे कंप्लीट करने के बाद में फोर्थ वाले स्क्रू से होता हुआ बाहर निकल जाता। मतलब सर्किट में कौन सी कॉइल आ जाती, 500 टर्न्स वाली कॉइल आ जाती। अब किस कंडीशन में कौन सी कॉइल को अपन को कनेक्ट करना है, ये कुछ चीजें समझने के बाद अपन को समझ में आएगा। तो एक्चुअली में ये है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। इसमें ये मैंने बताया आपको वर्टिकल फ्रेम, और इस फ्रेम पर 3 कॉइल बाउंडेड एट 2 टर्न्स, 50 टर्न्स और 500 टर्न्स। इसके सेंटर पर यहाँ पर
एक मैग्नेटिक कंपास है, जिसके सेंटर पर यहाँ पर एक छोटी मैग्नेटिक निडल होती है और ठीक परपेंडिकुलर एक लॉन्ग एल्यूमिनियम इंडिकेटर होता है, और ये सरकमफ्रेंस पर सर्कुलर स्केल होती है। मतलब इस मैग्नेटिक कंपास को यदि आप ऊपर से देखेंगे तो पूरा सर्कुलर दिखाई देगा ऐसा। ये मैं टॉप व्यू बना रहा हूं इसका, मैग्नेटिक कंपास का। तो इसमें मैग्नेटिक कंपास में जो बेस होता है, इसमें मिरर लगा रहता है, और इस मिरर के सेंटर पे यहाँ पर एक छोटी मैग्नेटिक निडल होती है जो एक्सिस पर ऐसी टिकी रहती है, और इस मैग्नेटिक निडल के ठीक परपेंडिकुलर इसी से रिपीट रहता है एक एल्यूमिनियम इंडिकेटर। तो जब निडल ऐसी रहेगी तो एल्यूमिनियम इंडिकेटर ऐसा रहेगा, और यहाँ पर स्केल रहती है 0 से 90 डिग्री, 0 डिग्री, फिर उसका 10 डिग्री, 20 डिग्री, इस तरीके से अप टू 90, फिर 90 से 0 तक, फिर 0 से 90 तक, और फिर 90 से 0 तक। ऐसा एक स्केल कैलिब्रेटेड रहता है, सर्कुलर स्केल। जो रीडिंग हम लेते हैं वो एल्यूमिनियम इंडिकेटर से लेते हैं, क्योंकि जब ये जो निडल रहती है और एल्यूमिनियम इंडिकेटर, ये दोनों अटैच रहते हैं, फिक्स रहते हैं, तो जिस वक्त निडल 10 डिग्री रोटेट करेगी तो एल्यूमिनियम इंडिकेटर भी 10 डिग्री रोटेट करेगा। एकदम दोनों एकदम फिक्स है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, रिपीट है, तो स्वाभाविक है यदि निडल 10 डिग्री रोटेट करेगी तो एल्यूमिनियम इंडिकेटर भी 10 डिग्री रोटेट करेगा। अब ऐसा क्यों रहता है, उसका रीजन ये है, ये जो निडल है वो छोटी लेनी पड़ती है, ये लॉन्ग नहीं ले सकते आप, क्योंकि ये टेंजेंट लॉ पर वर्क करता है इंस्ट्रूमेंट, और टेंजेंट लॉ की इंपॉर्टेंट कंडीशन थी कि जो एक तो पहली चीज, मैग्नेटिक निडल पर 2 मैग्नेटिक फील्ड वर्क करनी चाहिए, और दूसरी दोनों मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होनी चाहिए। तो यूनिफॉर्म मेंटेन रखने के लिए मैग्नेटिक निडल को स्मॉल लेना पड़ता है, ताकि दूसरे दोनों एंड्स पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इक्वल वर्क करे। यदि लॉन्ग ले लोगे तो फिर प्रॉब्लम खड़ी जाएगी, एक जगह पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डिफरेंट रहेगी तो दूसरी जगह पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डिफरेंट रहेगी। छोटी सी निडल होने के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड रहती है वो दोनों एंड पर कैसी रहती है, यूनिफॉर्म। लेकिन यदि आप छोटी लोगे तो उससे सर्कुलर स्केल पर रीडिंग नहीं ले सकते हैं, तो रीडिंग लेने के लिए उसके ठीक परपेंडिकुलर एक लॉन्ग एल्यूमिनियम इंडिकेटर फिक्स कर देते हैं, और वो जब निडल रोटेट करती है तो एल्यूमिनियम इंडिकेटर भी रोटेट करता है, और रीडिंग हम लोग एल्यूमिनियम इंडिकेटर से ले लेते हैं। तो सबसे पहले एक्चुअली में थोड़ा सा इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में समझाना मुझे जरूरी है। ये सेंटर पर होता है मैग्नेटिक कंपास, और ये मैग्नेटिक कंपास में ऐसा ऊपर से आपको दिखाई देगा। अब इसकी हेल्प से जब हमको करंट मेजर करना है तो सबसे पहले हमको करना पड़ता है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर का एडजस्टमेंट। तो मैंने आपको समझाया ना कि ये टेंजेंट गैल्वेनोमीटर जो है टेंजेंट लॉ पर वर्क करता है, टेंजेंट लॉ पर वर्क करता है। और टेंजेंट लॉ में आप लोग को पता है कि जो मैग्नेटिक निडल है उस पर 2 मैग्नेटिक फील्ड वर्क करनी चाहिए। तो हम लोग एक मैग्नेटिक फील्ड जो लेते हैं वो अर्थ की लेते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो इस सर्कुलर कॉइल में से जब करंट पास होगा, करंट फ्लो करेगा, तो सर्कुलर कॉइल के कारण क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी।
और सर्कुलर कॉइल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो हमेशा कैसी होती है, कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर, सर्कुलर कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने डायग्राम बना के बताया था, ये सर्कुलर कॉइल थी, तो जब इसमें करंट फ्लो कर रहा था तो ऐसा डायग्राम बनाया था। मतलब जब कॉइल में से करंट फ्लो करता है तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर प्रोड्यूस होती है। तो अब इसका मतलब इस इंस्ट्रूमेंट को अपन कैसे सेट करेंगे, तो सेट करने के लिए जो कॉइल है उसका प्लेन हम लोग किस डायरेक्शन में रखते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन के डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ। अभी मान लीजिए थोड़ी देर के लिए यहाँ पर हमने कनेक्शन नहीं किया, करंट नहीं जा रहा है, स्विच ऑफ करके रखा है। ये जो फ्रेम है वर्टिकल फ्रेम, ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है। ये वर्टिकल फ्रेम जो रहता है ये वर्टिकल एक्सिस इसके अबाउट रोटेट कर सकता है, घुमा सकते हैं उसको। तो हम लोग बच्चों जो वर्टिकल फ्रेम है उसको घुमा देते हैं और कैसा एडजस्ट करते हो, करंट जा नहीं रहा है, इसमें से करंट नहीं जा रहा है। जब करंट नहीं आ रहा तो सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। जब सर्कुलर कॉइल में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, मतलब जो मैग्नेटिक कंपास में मैग्नेट है, निडल है, उस पर केवल एक फील्ड वर्क कर रही है इस वक्त। कौन सी? अर्थ की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो डेफिनेटली निडल किस डायरेक्शन में रहेगी, नॉर्थ साउथ। हम लोग क्या करते हैं, निडल रहेगी नॉर्थ साउथ, तो इंडिकेटर कैसा रहेगा, ईस्ट वेस्ट। रीडिंग किससे लेना है हमको, इंडिकेटर से। तो ये जो मैग्नेटिक कंपास है इसको हम पकड़कर रोटेट करते हैं, इतना रोटेट करते हैं कि जो इंडिकेटर है वो 0 0 की लाइन में आ जाए। क्योंकि इंडिकेटर से रीडिंग लोगे तो 0 से स्टार्ट करोगे, तो आपको मैग्नेटिक कंपास इसको पकड़कर रोटेट करना है। रोटेट हो सकता है, इसको आप रोटेट कीजिए। रोटेट करने से जो सर्कुलर स्केल है वो रोटेट होगी, और इतना रोटेट कीजिए कि जो सर्कुलर स्केल का 0 0 है वो इंडिकेटर की लाइन में आ जाए। इंडिकेटर किस लाइन में? बैलेंस है ईस्ट वेस्ट। क्यों ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन बैलेंस है? क्योंकि निडल नॉर्थ साउथ है। आपने मैग्नेटिक ये कंपास को पकड़ा और रोटेट किया, इतना रोटेट किया कि सर्कुलर स्केल का 0 0 इंडिकेटर की लाइन में, नो डाउट 90 90 के लाइन में मैग्नेटिक निडल होगी, और मैग्नेटिक निडल नॉर्थ साउथ में होगी, इंडिकेटर ईस्ट वेस्ट। उसके बाद जब ये हो जाता है तब इस वर्टिकल फ्रेम को पकड़ो और इसको रोटेट करो। इतना रोटेट करो कि जब आप ऊपर से देखो तो नीचे आपको जो मैग्नेटिक निडल है वो नहीं दिखना चाहिए। भाई ये जो फ्रेम है इसमें विड्थ होती है, विड्थ होती है, इसमें ऐसा विड्थ होती है। ऊपर से जब आप देख रहे हो तो इस वर्टिकल फ्रेम की वजह से नीचे जो मैग्नेटिक निडल है वो नहीं दिखनी चाहिए। मतलब फ्रेम ने किसको कवर कर लिया, निडल को। निडल किस डायरेक्शन में थी, नॉर्थ साउथ। फ्रेम भी किस डायरेक्शन में पहुंच गया, फ्रेम भी किस डायरेक्शन में आ गया, नॉर्थ साउथ। अब जब करंट पास करोगे आप सर्कुलर कॉइल से तो कॉइल में क्या डेवलप होगी, मैग्नेटिक फील्ड।
मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसका डायरेक्शन कैसा होगा, सर्कुलर फ्रेम के परपेंडिकुलर, मतलब ईस्ट वेस्ट। तो जो नीचे निडल है उसके ऊपर दो मैग्नेटिक फील्ड वर्क करेंगी, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, और एक मैग्नेटिक फील्ड वर्क करेगी सर्कुलर कॉइल की वजह से। तो स्वाभाविक है कि जो मैग्नेटिक निडल है वो रोटेट हो जाएगी, एच के डायरेक्शन से रोटेट हो जाएगी। सपोज 30 डिग्री रोटेट हो गई तो इंडिकेटर भी रोटेट हो जाएगा 30 डिग्री, तो आप इंडिकेटर की हेल्प से आप रीडिंग ले लेंगे। तो सपोज निडल जो थी वो थीटा एंगल रोटेट हुई, इंडिकेटर भी थीटा एंगल रोटेट हो गया। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो सर्कुलर कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी बी, वो एच से थीटा होगी बाय टेंजेंट लॉ, बाय टेंजेंट लॉ। टेंजेंट लॉ के हिसाब से जो निडल की पहले एच के डायरेक्शन में थी, और जैसे ही आपने सर्कुलर कॉइल में से करंट फ्लो करवाया तो चूंकि एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई है जिसको हम लोग बी बोल रहे हैं, और निडल इस वक्त दो फील्ड के बीच में है, दोनों फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, एच नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है, सर्कुलर कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है, इसलिए निडल अब नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में नहीं रहेगी बल्कि रोटेट हो जाएगी थीटा एंगल। तो इसका मतलब बाय टेंजेंट लॉ B इज इक्वल टू होना चाहिए H tan थीटा। व्हाट इज B? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल। कहां पर? एट सेंटर। व्हाट इज B? मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल। और उसका मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बताया था आपको, तो उस फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ B की वैल्यू रख दीजिए म्यू 0/4 पाई 2 पाई ni अपॉन r इज इक्वल टू h tan थीटा। इसका मतलब I इज इक्वल टू h अपॉन म्यू 0/4 पाई into 2 पाई n by r into tan थीटा। इसका मतलब I इज इक्वल टू h बाय, ये बच्चों इसको कैपिटल G से डिनोट करते हैं और इसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। यहाँ पर हम लोग ये जो डिनोमिनेटर में क्वांटिटी लिख रहे हैं इसको कैपिटल G से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट इनटू tan थीटा, where capital G is equal to mu 0/4 pi 2 pi n by r। इस कैपिटल G को बोलते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, क्योंकि जो आप कॉइल यूज करने वाले हैं, या तो आप 2 टर्न्स की कॉइल यूज करेंगे या 50 या 500, कौन सी करनी है अभी थोड़ी बात मैं बताता हूँ, पर कोई एक कॉइल यूज करेंगे तो मतलब n की वैल्यू फिक्स रहेगी, और r जो है इस सर्कुलर कॉइल का रेडियस ये भी फिक्स है, ये नहीं बदलेगा, इसलिए ये पूरा कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर फ्रेम पर लिखी रहती है। अब ये h बाय g जो है इसको एक न्यू कांस्टेंट है, इसको k से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर I इज इक्वल टू k इंटू tan थीटा। इस k को बोलते हैं बच्चों रिडक्शन फैक्टर, where k इज इक्वल टू h बाय g, और इसको बोलते हैं रिडक्शन फैक्टर।
इसको बोलते हैं अपन रिडक्शन फैक्टर। मतलब हमारा ये फॉर्मूला बन रहा I इक्वल टू K tan थीटा। यदि आप यहाँ प्रैक्टिकल करके केवल थीटा पता कर ले कि करंट के फ्लो करवाने से निडल का कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है और K की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो कितना करंट है वो आ जाएगा। सर्किट में से कितना करंट फ्लो कर रहा है वो आप निकाल सकते हैं। पर यहाँ पर K एक्चुअली में कांस्टेंट होता है। इसका मतलब है कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू tan थीटा। तो जैसे जैसे यदि ज्यादा करंट, ज्यादा मैग्नीट्यूड का करंट फ्लो करेगा तो ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा। तो यदि आप डिफरेंट डिफ्लेक्शन के करस्पॉन्डिंग करंट की वैल्यू पता कर लें तो जो ग्राफ होगा वो ऐसा होगा। अब कभी भी आप सर्किट में करंट जा रहा है और इनकी वजह आपने डिफ्लेक्शन देखा और यदि tan थीटा की वैल्यू निकाल ली तो जो भी tan थीटा की वैल्यू होगी उसके करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट आप करंट बता सकते हैं। इसका मतलब सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है, आपको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। पर अभी इन सब का मतलब कुछ और भी है, मैं आपको समझाऊंगा। पर अभी फिलहाल मैंने आपको बताया कि भाई यहाँ पर फॉर्मूला अपने को मिला I इक्वल टू K tan थीटा और K इक्वल टू होता है H/G। अब बच्चों ये K भी डिफाइन होता है, ये जो K है ये भी डिफाइन होता है क्योंकि हमको मालूम है, हमने बोला I इक्वल टू K tan थीटा इफ थीटा इज इक्वल टू 45। सपोज डिफ्लेक्शन कितना हो रहा 45, तो tan 45 1 होता है, तो I इज इक्वल टू K या K इज इक्वल टू I। मतलब व्हाट इज रिडक्शन फैक्टर? मतलब रिडक्शन फैक्टर बच्चों, रिडक्शन फैक्टर ऑफ टेंजेंट गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू दैट अमाउंट ऑफ करंट which is required to deflect the magnetic needle by 45 degree from magnetic meridian। करंट की वो वैल्यू जो मैग्नेटिक निडल को मैग्नेटिक मेरिडियन से 45 डिग्री पर डिफ्लेक्ट करती है, करंट की उस वैल्यू को अपन बोलते हैं रिडक्शन फैक्टर। क्योंकि एक्चुअली में पहले मैग्नेटिक निडल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में बैलेंस थी, नॉर्थ साउथ मतलब मैग्नेटिक मेरिडियन में, और जैसे ही हमने कॉइल में से करंट फ्लो करवाया तो जो निडल है वो अपने मैग्नेटिक मेरिडियन से डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो गई। तो यदि हम इतना करंट फ्लो करवाते कि डिफ्लेक्शन 45 हो जाए तो करंट की जो भी वैल्यू होगी उसी को हम बोलते हैं रिडक्शन फैक्टर। पर ये सब अभी मुझे और डिस्कस करना है बच्चों। अभी मैं तो साइड में हट गया हूँ क्योंकि मेरे पास जगह पूरी खत्म हो गई है। आप वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स बना सकते हो। नेक्स्ट बच्चों मुझे इसमें डिस्कस करना चाहिए आप लोगों से कंडीशन फॉर सेंसिटिविटी ऑफ टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। आपको समझना होगा किस कंडीशन में टेंजेंट गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव है। तो बच्चों सिंपल सी बात है कि जब यदि हम लोग देखें I इक्वल टू K tan थीटा, यहाँ पर ये है, यदि थीटा स्मॉल हो तो आपको क्लियर है इफ थीटा इज वेरी स्मॉल देन I इज इक्वल टू डायरेक्ट K tan थीटा, K थीटा लिख सकते हो आप, क्योंकि स्मॉल एंगल्स के लिए tan थीटा थीटा होता है। तो I इज इक्वल टू K थीटा, I इज इक्वल टू K थीटा। और यदि आप देखना चाहते हो कंडीशन फॉर सेंसिटिविटी ऑफ टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, तो कब आप सेंसिटिव कहेंगे? जब थीटा अपॉन I की वैल्यू ज्यादा होगी। थोड़े से करंट से यदि बहुत डिफ्लेक्शन हो रहा है तो डेफिनेटली आप इंस्ट्रूमेंट को बहुत सेंसिटिव कहेंगे। अरे भाई सिंपल सी बात है, कभी देखो आप दो स्टूडेंट हैं, दोनों ने गोल मारा, बंक मारा, अगली क्लास में दोनों आए, टीचर ने पकड़ लिया,
तुम दोनों कहाँ थे, पिछली क्लास में एब्सेंट थे, दोनों को डांटा। क्या डांटा कि तुम लोग क्लास क्यों नहीं आते हो? उसमें से एक जो था उसको डांट खाने के बाद वो हंस रहा है, और दूसरा जो है वो डांट खाने के बाद रोने लगा चीख चीख के। तो सिंपल सी बात है, जो हंस रहा था वो विश्रम है, और जो चीख चीख के रोने लगा वो बहुत सेंसिटिव है। तो ऐसे ही यदि टेंजेंट गैल्वेनोमीटर में यदि आप करंट फ्लो करवा रहे हैं, दो अलग अलग टेंजेंट गैल्वेनोमीटर है, दोनों में मान लीजिए 10 एम्पियर करंट जा रहा है, एक में डिफ्लेक्शन 10 डिग्री और एक में 30 डिग्री, बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो आप सिंपल सी बात बोलोगे यार ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। थोड़े से करंट से इसमें बहुत डिफ्लेक्शन होता है, दोनों में मामूली सा करंट गया और एक में ज्यादा डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो स्वाभाविक आप उसको ज्यादा सेंसिटिव कहोगे। तो सेंसिटिव होने के लिए नो डाउट थीटा अपॉन आई की वैल्यू हाई होनी चाहिए। स्मॉल करंट के लिए डिफ्लेक्शन ज्यादा होना चाहिए। अब थीटा अपॉन आई यदि ज्यादा है तो आपको क्लियर दिख रहा है थीटा अपॉन आई इज इक्वल टू व्हाट 1/k, मतलब थीटा अपॉन आई की वैल्यू हाई, इसका मतलब 1/k की वैल्यू भी हाई होनी चाहिए, क्योंकि थीटा अपॉन आई इज इक्वल टू 1/k। अब 1/k की वैल्यू हाई का मतलब है k की वैल्यू लो होनी चाहिए, मतलब रिडक्शन फैक्टर जो है वो स्मॉल होना चाहिए। मतलब आपका टेंजेंट गैल्वेनोमीटर बहुत सेंसिटिव है, थोड़े से करंट को भी बहुत आराम से मेजर कर रहा है, बहुत डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो ऐसा कब होगा? जब आपके टेंजेंट गैल्वेनोमीटर में रिडक्शन फैक्टर की वैल्यू लो होगी। अब रिडक्शन फैक्टर की वैल्यू लो का मतलब, तो मैंने आपको बताया रिडक्शन फैक्टर एक्चुअली में h/g होता है, k इज इक्वल टू h/g। अब किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेस पर यदि आप प्रैक्टिकल कर रहे हो तो वहां s तो चेंज होगा नहीं, मतलब g पर डिपेंड कर रहा है, और g डिनोमिनेटर में। तो चूंकि आपको मैं पहले बता चुका हूं k इज इक्वल टू h/g, इसका मतलब ये हुआ कि g की वैल्यू जो होनी चाहिए वो हाई होनी चाहिए, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट की वैल्यू हाई होनी चाहिए। जब गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट की वैल्यू हाई होगी तभी तो k की वैल्यू कम होगी। और g आपको पता है कितना होता है, μ0 अपॉन 4 पाई इनटू 2 पाई n बाय r। भाई इसकी जगह तो आपने g लिखा है, तो g की वैल्यू भी आपको हाई चाहिए है, तो n की वैल्यू हाई होनी चाहिए और r की वैल्यू कम होनी चाहिए। यदि नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा रहेंगे और टेंजेंट गैल्वेनोमीटर का रेडियस कम रहेगा तो आप उस इंस्ट्रूमेंट को ज्यादा सेंसिटिव कहेंगे। मतलब सपोज आप मार्केट जा रहे हैं टेंजेंट गैल्वेनोमीटर परचेज करने, और आपको बोला जाता है थोड़ा सेंसिटिव लेकर आना है यार, क्योंकि जो करंट है सर्किट पे बहुत कम है, उसको मेजर करना है। और यदि शॉपकीपर ने वहां पर आपको टेंजेंट गैल्वेनोमीटर दिखा रहा है एक ज्यादा बड़े फ्रेम वाला, मतलब रेडियस उसका ज्यादा और एक का कम है, तो नो डाउट ज्यादा सेंसिटिव के लिए आप किसको सिलेक्ट करेंगे? कम रेडियस वाले को। ऐसा टेंजेंट गैल्वेनोमीटर जिसका जो वर्टिकल फ्रेम है, सर्कुलर फ्रेम, उसका रेडियस कम होना चाहिए। दुर्गा जी बिठालना है और बहुत अच्छी दिखनी चाहिए तो बहुत बड़े साइज की होंगी तो अच्छा होगा, लेकिन टेंजेंट गैल्वेनोमीटर यदि छोटा होगा तो ज्यादा सेंसिटिव रहेगा, बहुत मामूली करंट को भी मेजर कर लेगा, तो वहां पर आप बड़े साइज पर मत जाइएगा, रेडियस कम होना चाहिए। दूसरा, अब जब ले आए हैं, जो भी लेके आए उसके बाद भी आपको नहीं, उसके बाद भी और सेंसिटिव बनाना है तो नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होना चाहिए। मतलब करंट को आपको किससे फ्लो करवाना चाहिए? 500 टर्न्स से। 500 टर्न्स की कंडीशन में जब आप कनेक्ट करोगे करंट जाएगा तो बहुत सेंसिटिव हो जाएगा, बहुत मामूली करंट को भी मेजर करने लगेगा। लेकिन एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी कि सर्किट में कितना करंट जा रहा है आपको नहीं पता और उसी को आपको मेजर करना है,
और आपने डायरेक्ट 500 वाले टर्न वाली कॉइल से कनेक्ट कर दिया तो बहुत सेंसिटिव हो जाएगा। और डेफिनेटली ज्यादा टर्न में से जब ज्यादा टर्न्स वाली कॉइल को कनेक्ट करोगे और उसमें से करंट फ्लो करेगा तो हीट भी प्रोड्यूस होगी ज्यादा, हो सकता है वो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर जल जाए। इसलिए बच्चों कभी भी स्टार्टिंग में सीधे 500 टर्न्स की कॉइल से कनेक्ट नहीं किया जाता है, पहले 2 टर्न्स वाली कॉइल से कनेक्ट करते हैं और जब डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है इसका मतलब करंट की वैल्यू बहुत कम है। लेकिन यदि 2 टर्न्स वाले से ही आपने कनेक्ट किया और अच्छा खासा डिफ्लेक्शन आने लग गया तो फिर आपको 50 टर्न्स और 500 टर्न्स की कॉइल को यूज करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब सर्किट में पावरफुल करंट फ्लो कर रहा है। हाँ, यदि आपने 2 से कनेक्ट किया और उसके बाद भी डिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा है तब आप 50 टर्न्स वाली कॉइल से कनेक्ट कीजिए तो इंस्ट्रूमेंट थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव हो जाएगा, हो सकता है कुछ डिफ्लेक्शन दिखाने लग जाए। यदि 30-40 डिग्री के बीच में डिफ्लेक्शन आ रहा है मतलब ठीक है, लेकिन फिर भी डिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा आपको तब आप 500 टर्न्स वाली कॉइल से की हेल्प लीजिए। यदि आप डायरेक्ट 500 टर्न्स वाली कॉइल से कनेक्ट कर देंगे तो हो सकता है ये इंस्ट्रूमेंट परमानेंटली खराब हो जाए, तो इसलिए एक्चुअल में ऐसा किया जाता है। पर ये केवल मैंने आपको बताया इतना नहीं, केवल इंफॉर्मेशन दी है। ये जो क्वेश्चंस ये पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, किस कंडीशन में टेंजेंट गैल्वेनोमीटर ज्यादा सेंसिटिव रहेगा, तो नो डाउट रिडक्शन फैक्टर की वैल्यू लो होनी चाहिए, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट की वैल्यू हाई होनी चाहिए, नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो ज्यादा होना चाहिए और रेडियस कम होना चाहिए। तो बच्चों ये टेंजेंट गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड जो भी था वो पोर्शन हो गया है।